हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 23 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। अब सिर्फ हमारी एक दिन की वीडियो पेंडिंग रह गई है करंट अफेयर्स की। उसको भी मैं अर्ली मॉर्निंग कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। काम देखिए बहुत है, और वीडियो बनाने वाला और टाइपिंग करने वाला मैं अकेला हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। सबसे ज़्यादा फोकस मेरा नाबार्ड के एग्जाम पे है कि पहले उसको कंप्लीट करवा दिया जाए। इसीलिए कल मैं उसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, नाबार्ड डायनेमिक सीरीज़ का, यानी करंट अफेयर्स का पार्ट 11 अपलोड कर दूंगा। इसी के साथ हमें यूपीपीएससी और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के एग्जाम की भी सीरीज स्टार्ट करनी है। ये 23 अप्रैल की वीडियो है। आपसे थोड़ी देर बाद या फिर अर्ली मॉर्निंग कल 24 अप्रैल की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ताकि हम वापस अपने रूटीन पे आ सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूं, वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनें, क्योंकि हर वीडियो के लास्ट में मैं 2 क्वेश्चन वीडियो के एक्सप्लेनेशन से पुटअप करता हूं। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? तो कपिल देव त्रिपाठी जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। ये 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने कपिल देव त्रिपाठी जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी बनाया है। इनका टेन्योर जो है प्रेसिडेंट के टेन्योर के साथ ही समाप्त हो जाएगा। जब तक आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहेंगे राष्ट्रपति पद पर, तब तक ये उनके सेक्रेटरी बने रहेंगे। तो आप याद रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी बनाया गया है। इससे पहले आपके कपिल देव त्रिपाठी जी पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हालांकि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए स्टार्ट की है? तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा, जो इनके 1 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा बहुएं हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, वो सभी लोग जो कोरोना वायरस के दौरान कार्य कर रहे हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पे, अगर वो कोरोना से प्रभावित होते हैं तो उनका 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सारे हेल्थ पर्सनल्स को 50 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसी की तर्ज पर सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना स्टार्ट की है एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने। और एमपी में जो भी आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, आशा बहुएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, आपके कोविड-19 वॉरियर के तौर पे कार्य कर रहे हैं, उन सभी को स्टेट गवर्नमेंट अलग से 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगी। तो आप याद रखिएगा, योद्धा कल्याण योजना आपके सीएम क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट कर दी है एमपी में। तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जी रिसेंटली आपके एमपी के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि आपके जो कमलनाथ जी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था 22 एमएलएस के जाने के बाद। गवर्नर कौन है एमपी के? तो लालजी टंडन है। देखिए, बार बार कोरोना का नाम आता है, थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कोरोना के विषय में। बता दूं, कोरोना नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। मोस्टली वायरसेस जो है पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन ये नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। आप इतना याद रखिएगा, सिर्फ इतना अंतर है इस वायरस में। और वायरस में मोस्टली आरएनए ही पाया जाता है, बहुत रेयर होता है कि उसमें डीएनए पाया जाए। तो आप याद रखेंगे। कोरोना की स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? तो हुबई प्रांत आपका जो चाइना में है, उसकी कैपिटल है वुहान, जहाँ पे आपके पीएम मोदी और शी जिनपिंग की फर्स्ट अनऑफिशियल मीटिंग हुई थी। वहीं वुहान से आपके कोरोना का केस स्टार्ट हुआ था। चाइना के बाद पहला कोरोना केस मलेशिया में पाया गया था। हालांकि चाइना के बाद पहली डेथ कोरोना वायरस से फिलीपींस में हुई थी। आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया में कैसे आया? तो फर्स्ट पेशेंट आया आपका केरल में, इंडिया से। हालांकि फर्स्ट डेथ कहाँ हुई इंडिया में? तो दिल्ली में हुई। तो कोरोना से इतने बेसिक पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने कितने स्टेट्स के लिए चीफ जस्टिस जो है सजेस्ट किए हैं? तो यहाँ 4 है। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली 3 स्टेट्स के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चीफ जस्टिस का सजेशन दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपके जो है दीपांकर दत्ता, उनको बॉम्बे हाई कोर्ट का जस्टिस बनाना है। पहले ही वो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस थे। तो आप याद रखिएगा, यहाँ आप पिक में देख सकते हैं, काफ़ी डीप लिखा है। ये आपके हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता जी। अब ये बॉम्बे हाई कोर्ट के जज होंगे, पहले कोलकाता के थे। तो आप याद रखेंगे। उसके अलावा आपके विश्वनाथ समादार, ये हैं आपके विश्वनाथ समादार जी। तो ये कहाँ के थे? ये आपके थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। अब ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और ये आपके मोहम्मद रफ़ीक जी, ये आपके मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जज होंगे। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने सजेस्ट कर दिया है। अब राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट कर देंगे। तीनों स्टेट की जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये चीफ जजेस हैं हाई कोर्ट के, आप इतना याद रखिएगा। तो तीनों का नाम आप याद रखेंगे। दीपांकर दत्ता जी को कोलकाता हाई कोर्ट से अब बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। विश्वनाथ समादार जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ले जाके मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। और मोहम्मद रफ़ीक जी जो आपके ये हैं, इनको मेघालय हाई कोर्ट से ले जाके उड़ीसा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की। ये कोलेजियम होता क्या है? आपने सुना होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर
5 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, वो इस कोलेजियम के हेड होते हैं, और अन्य 4 जजेस होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर होते हैं। तो आपके सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में टोटल 5 मेंबर होते हैं, आप इतना याद रखिएगा। और ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। उसी की तर्ज पे आपके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो आप तीनों के नाम याद रखेंगे और किस किस स्टेट हाई कोर्ट में हुए हैं आपको याद रखना है। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? S.A. बोबड़े जी, शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो इंडिया के 47वें चीफ जस्टिस हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ई संजीवनी OPD फैसिलिटी लॉन्च की है अपने पेशेंट्स के लिए? तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पेशेंट्स के लिए ई संजीवनी OPD फैसिलिटी लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, जो सिक पर्सन हैं, बीमार लोग हैं, उनको ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 16 डिफरेंट OPD के डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे 9:30 AM से लेके 4:30 PM तक, और आपको ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे, ई संजीवनी OPD फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो CM कौन है? जयराम ठाकुर जी हैं। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कभी भी एग्जाम में पूछेंगे तो आपको पिन वैली नेशनल पार्क जरूर पूछेंगे, वो हिमाचल प्रदेश से है, तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, अर्थ डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 22 अप्रैल को आपका प्रत्येक वर्ष अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। मैं बता दूं आपको 22 अप्रैल को ही क्यों ऑब्जर्व किया था, क्योंकि 22 अप्रैल 1970 को कैलिफोर्निया USA में एक ऑयल टैंकर सागर में पलट गया था, जिसकी वजह से जो ऑयल पोल्यूशन हो गया था सागर में, और कई सारे मरीन स्पीसीज मर गए थे। तो ऑयल स्पिल्स का निर्माण हो जाता है, आपको पता ही है, जब सागर में जो है आपके ऑयल टैंकर पलट जाते हैं तो ऑयल स्पिल्स का निर्माण हो जाता है। उससे क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो सागर में इंटर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना थी 1970 में हुई थी ऑयल टैंकर के पलटने से। इसीलिए आपका 22 अप्रैल को अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का थीम क्या था 2020 का? क्लाइमेट एक्शन। रिसेंटली इसके 50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं आपके अर्थ डे के, क्योंकि 1970 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था और रिसेंटली आपका 2020 हो गया है। तो 50 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपके गोल्डन जुबली कंप्लीट कर ली है आपके अर्थ डे। तो आप याद रखेंगे क्लाइमेट एक्शन इस बार का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया गया है। आपको बताना है इंडिया कितने प्लेसेस का ड्रॉप किया है इंडिया ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। तो रिसेंटली इंडिया को 2 पायदानों को नुकसान हुआ है। पहले 140 रैंक थी इंडिया की, अब 142 हो गई है, आप याद रखिएगा। और पाकिस्तान मात्र हमसे 3 रैंक दूर है, 145 है, तो आप याद रखेंगे। नॉर्वे लगातार चौथी बार 4th टाइम नॉर्वे जो है टॉप पे है। सेकंड नंबर पे आप यहाँ देख सकते हैं फिनलैंड है, 3rd नंबर पे स्वीडन है, तो आप याद रखेंगे। इंडिया का स्कोर भी आप याद रखिएगा, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें इंडिया का स्कोर 45.67 है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। मैं बता दूँ 2002 में पहली बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई थी आपके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा। 2013 से इंडिया भी इसमें शामिल हो गया, यानी 2013 से इंडिया को भी इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है, आप याद रखिएगा। मैं बता दूं लास्ट टाइम इंडिया की रैंक 140 थी 2019 में, जब उस समय हमारे यहाँ पे 6 प्रेस रिपोर्टर्स की मौत हुई थी, यानी उनकी हत्या कर दी गई थी। इस बार एक भी प्रेस रिपोर्टर की मौत नहीं हुई, तो हमारी रैंक और ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, 142 हो गई है। तो पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आता है। इंडिया और रशिया को एक कैटेगरी में डाल दिया है, मतलब कि आप समझ सकते हो कि रशिया में उतना फाउंडेशन है क्या जितना इंडिया में है, जबकि रशिया में ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे, और इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो ये तो जो है आपके वेस्टर्न रिपोर्ट हैं, इन पे टोटली विश्वास नहीं किया जा सकता है। हमें सिर्फ एग्जाम पर्पज से याद रखना है कि इंडिया की रैंक इस बार 142 है, लास्ट टाइम 140 थी, और नॉर्वे लगातार 4 टाइम से टॉप पे है। सेकंड नंबर पे आपका फिनलैंड है, तो आप इतना याद रखेंगे। मैं बता दूं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है, जिसका दूसरा नाम रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स है। देखिए हेडक्वार्टर उसका पेरिस में है और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ आप इतना याद रखिएगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की स्थापना 1985 में हुई थी, इतना आप जरूर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आपको बताना है किस सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयम ऐप डेवलप किया है ताकि क्वारंटाइंड पीपल को ट्रैक किया सके। तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयम ऐप डेवलप किया है, ये क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक कर सकता है, और जैसे ही वो लोग अपने घर से अपना मोबाइल लेके बाहर निकलते हैं, आपके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसके पास ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि ये लोग घूमने निकल लिए हैं, अब और लोगों को भी कोरोना प्रोवाइड करेंगे। तो आप याद रखिएगा रिसेंटली संयम ऐप आपके क्वारंटाइन लोगों के लिए पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है, और ये संयम ऐप सभी क्वारंटाइन लोगों को मस्ट है कि उनको डाउनलोड करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने कोविड-19 सेवा लॉन्च की है एज ए इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर कोरोना क्वेरीज, यानी कोरोना क्वेरीज के लिए एक इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म के तौर पे कोविड-19 इंडिया सेवा किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च की है, आप इतना याद रखिएगा।
ये आपका प्लेटफॉर्म जो है कोविड-19 इंडिया सेवा, ये कोविड-19 रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी उनका रियल टाइम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। एक तरह का आपका ई गवर्नेंस फैसिलिटी है, जो अब तक की लार्जेस्ट ई गवर्नेंस फैसिलिटी है, आप इतना भी याद रखेंगे। मैं बता दूं, कोविड-19 इंडिया सेवा आप ट्विटर हैंडल पे जाके वहाँ पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं और आपको जल्दी ही उसका रियल टाइम जवाब मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन देख रहा है इसमें? डॉक्टर हर्षवर्धन जी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देख रहे हैं, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की G20 मीटिंग हुई, आपको बताना है किस कंट्री ने चेयर की। तो देखिए, जो कंट्री G20 ग्रुप की मेज़बानी करता है वही इसकी सारी बैठक की अध्यक्षता करता है। G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और परमानेंट इसका कोई चेयरमैन नहीं होता है। जहाँ पे इसकी बैठक होनी होती है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर हो जाता है उस टाइम के लिए, और वही उसका चेयरपर्सन होता है। तो इस बार की बैठक आपकी सऊदी अरेबिया में होनी थी, तो जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनका चेयरपर्सन एक ही कंट्री होगी, सऊदी अरेबिया। तो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की भी चेयरपर्सन कौन है? सऊदी अरेबिया है, आप याद रखिएगा। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस बैठक में पार्टिसिपेट किया, आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप याद रखेंगे। G20 ग्रुप की बात करें तो 1999 में स्थापित हुआ था ये। स्टार्टिंग में सिर्फ सेंट्रल बोर्ड के गवर्नर, जो आपके सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, यानी RBI हमारे यहाँ है, इसी तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं और फिनांस मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। लेकिन 2008 से इसमें हेड ऑफ कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करने लगे। G20 कहने को G20 है, लेकिन इसमें 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करता है, तो सिर्फ 19 कंट्रीज़ हैं और बाकी यूरोपियन यूनियन है, तो आप इतना याद रखेंगे। तो रिसेंटली इसकी बैठक की अध्यक्षता आपके सऊदी अरब ने की है, नेक्स्ट ईयर इटली करेगा, उसके बाद 2022 में भारत के पास इसकी अध्यक्षता आएगी, जब इंडिया अपने फ्रीडम के 75 ईयर कंप्लीट कर रहा होगा। रिसेंटली आपको बताना है वावे इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं। तो डेविड ली वावे इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुए हैं अपॉइंट, इन्होंने जय सेन की जगह ली है, तो आप इतना याद रखेंगे। जो आपके जय सेन हैं ये अब एशिया पैसिफिक बिजनेस को देखेंगे, यानी प्रमोट हो गया इनका। वावे जो है आपका हेडक्वार्टर है शेंजेन, चाइना में है। चाइना की कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चर का काम करती है। CEO इसके कौन है? रेन जैंग फी आपके CEO हैं वावे इंडिया के। हालांकि हुआई कहते हैं कई लोग, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन वावे है, तो आप याद रखिएगा। रिसेंटली आपके डेविड ली यहाँ पिक में देख सकते हैं, वावे इंडिया के लिए CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, एन कामाकोड़ी रीअपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे किस फाइनेंशियल एंटिटी के? तो सिटी यूनियन बैंक के MD एंड CEO के तौर पे वापस अपॉइंटमेंट हुआ है आपके एन कामाकोड़ी का, तो आप याद रखेंगे। सिटी यूनियन बैंक 1904 में स्थापना हुई थी, उसके नेक्स्ट ईयर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया गया था, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा अगर आप याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु में है, लेकिन चेन्नई में नहीं है, कुंभकोणम में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? कुंभकोणम में इसका हेडक्वार्टर है, तमिलनाडु में, तो आप याद रखेंगे। रिसेंटली एन कामाकोड़ी इसके MD और CEO के तौर पे रीअपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO ने 430 फीट लॉन्ग डेपोरिजो ब्रिज निर्मित किया है सुबनसिरी रिवर पर, आपको बताना है ये किस स्टेट में स्थित है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 430 फीट लंबा दपोरिजो ब्रिज यानी पुल बनाया है सुबनसिरी रिवर पर अरुणाचल प्रदेश में, तो आप इतना याद रखेंगे। यहाँ मैंने लेंथ भी बता दिया आपको, किस नदी पर बना है दपोरिजो ब्रिज, मैंने ये भी बता दिया। अब बात करते हैं सुबनसिरी रिवर की पहले। तो सुबनसिरी आपके ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो आप इतना याद रखेंगे। ये 2 स्टेट से बहती है, अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई ये असम में आके ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, तो आप इतना याद रखेंगे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकडाउन के दौरान रिकॉर्ड टाइम में इस ब्रिज को बनाया है। दपोरिजो ब्रिज को बनाया इन्होंने 27 डेज में, यानी 1 महीने से भी कम में इन्होंने बना दिया है 430 फीट लंबे ब्रिज को। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे प्यारे चाचा नेहरू जी ने 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये कार्य करता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं। देखिए कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं बॉर्डर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो ये आपका होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, लाइसन कुरैशी रिसेंटली इनका निधन हो गया, आपको बताना है ये किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। रिसेंटली आपके लाइसन कुरैशी जी का निधन हो गया है। मैं बता दूं आपको 2006 में ये फिजी के प्राइम मिनिस्टर थे। उसी समय मिलिट्री कू के द्वारा इनको हटा दिया गया था और वहाँ पे फिजी की जो सत्ता थी उस पर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था। फिजी की कैपिटल आप देखिएगा सुआ फिजी की कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया से जब आप राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन की जस्ट ऊपर फिजी एक छोटा सा टॉप को आपको नजर आएगा, तो आप इतना याद रखेंगे। सुआ कैपिटल है SUVA, सुआ कैपिटल है इसकी। और करेंसी है फिजियन डॉलर। रिसेंटली आपके लिशेनिया कुरैशी जी का निधन हो गया, ये फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने
आयु ऐप और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। तो रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने आयु ऐप और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। इसमें इनकी हेल्प मेडकॉर्ड्स नामक एक हेल्थ केयर स्टार्टअप ने की है। मेडकॉर्ड्स तो आप याद रखेंगे, उसकी सहायता से आयु ऐप और सेहत साथी ऐप डेवलप किया गया है। ये क्या करेंगे, 24/7 कंसल्टेशन और मेडिसिन डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे लोगों को ऑल ओवर स्टेट। तो आप याद रखिएगा, आयु ऐप और सेहत साथी ऐप दोनों राजस्थान गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये 24/7 कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे लोगों को और मेडिसिन डिलीवरी भी प्रोवाइड करेंगे 24/7। राजस्थान के सीएम इस समय अशोक गहलोत जी हैं और डिप्टी सीएम कौन है, सचिन पायलट जी। इस समय जो आपके राजस्थान के गवर्नर हैं कौन है, कलराज मिश्र जी। कलराज मिश्र जी। राजस्थान की 3 सिटी बहुत फेमस है। एक तो इसकी कैपिटल हो गई जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहते हैं। दूसरी है जैसलमेर, जिसको गोल्डन सिटी कहते हैं। और तीसरी है जोधपुर, जहाँ पे राजस्थान का हाई कोर्ट स्थित है। तो आप इतना याद रखेंगे। केवलादेव बर्ड सेंचुरी बहुत फेमस है, केवलादेव नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने न्यू स्टिकर पैक डेवलप किया जिसका नाम है टुगेदर एट होम। WHO के साथ मिलकर इन्होंने नया स्टिकर पैक डेवलप किया है जिसका नाम है टुगेदर एट होम। जब आप लोग हाइक मैसेज भेजते हैं तो उस पर स्टिकर कई सारे बना बना के भेजते हैं लोगों को, उसी तरह का नया स्टिकर पैक है टुगेदर एट होम। ये व्हाट्सएप ने डेवलप किया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, ताकि कोरोना वायरस के दौरान लोगों को होम पे रहने के लिए प्रमोट कर सकें कि आप होम पे रहिए, तभी हम लोग कोरोना वायरस को रोक सकते हैं। जब भी व्हाट्सएप का नाम आए तो आप याद रखिएगा, ब्रायन एक्टन और जैन कॉम ने व्हाट्सएप का निर्माण किया था 2009 में। आप इतना याद रखेंगे, ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम ने। मैं बता दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट्सएप जो है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है। तो एरलॉन्ग, ERLANG, एरलैंग करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी में व्हाट्सएप का निर्माण किया गया है। 2014 में फेसबुक ने इसको परचेस कर लिया है, तो अब ये एक फेसबुक की एंटिटी है आपकी व्हाट्सअप। इतना आप याद रखेंगे। रिसेंटली WHO के साथ मिलकर इन्होंने न्यू स्टिकर पैक बनाया है जिसका नाम है टुगेदर एट होम, कोरोना वायरस से लोगों को अवेयर करने के लिए। ये जो आपका स्टिकर पैक है ये 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड की है अपने कस्टमर्स को। रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक ने, पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए डायरेक्ट बेनिफिट फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। आप सभी को पता है, चाहे गैस सब्सिडी हो, चाहे मनरेगा का पेमेंट हो, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू ही हमारे अकाउंट में आता है। तो अभी तक पेटीएम पेमेंट बैंक के पास ये फैसिलिटी नहीं थी, अब इन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लिया है और वो लोग भी जिनका मनरेगा का अकाउंट है वो भी इसमें अपना खाता खोल सकते हैं। तो आप याद रखेंगे। बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की, तो इसके MD एंड CEO कौन है, सतीश कुमार गुप्ता जी। पेटीएम पेमेंट बैंक अलग है और पेटीएम अलग है, ये दोनों चीज़ों में आप याद रखेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO और MD हैं सतीश कुमार गुप्ता जी, वहीं पेटीएम के फाउंडर एंड CEO कौन है, विजय शेखर शर्मा जी। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है आपके पेटीएम की एक सब्सिडरी है। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका, 197 कम्युनिकेशन, उसके भी आपके फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी हैं और उसका भी हेडक्वार्टर नोएडा में ही है। मुझे समझ में नहीं आता पेटीएम का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको 197 कम्युनिकेशन को ही क्यों कहते हैं, क्योंकि जो पेटीएम में 42% शेयर है, यानी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है आपके अलीबाबा, यानी चाइनीज़ कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है पेटीएम में। 38% आपके शेयर आते हैं 197 कम्युनिकेशन के पास। उसके बाद 20% शेयर जापान की सॉफ्ट बैंक है उसके पास आते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पेटीएम में लार्जेस्ट शेयर किसके हैं, तो अलीबाबा के हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो ये एक चाइनीज़ कंपनी हो चुकी है अब, हालांकि बनी इंडिया में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अन्न सेवा, ये अब तक का लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, किसी भी कॉर्पोरेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया लार्जेस्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है मिशन अन्न सेवा। आपको पता है किसने स्टार्ट किया, तो जायज़ है, रिलायंस फाउंडेशन ने इसको स्टार्ट किया, जिसकी चेयरपर्सन कौन है, नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी की वाइफ है ये। इन्होंने मिशन अन्न सेवा स्टार्ट किया है। ये पर डे 3 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड करेंगी इसके तहत। तो आप याद रखेंगे, मिशन अन्न सेवा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया है। अभी ये मुंबई में 3 करोड़ लोगों को खाना डेली प्रोवाइड कर रहा है। ये कल के 2 सवाल थे, मुझे समझ में नहीं आता लोगों ने क्या किया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है क्या एक दूसरे का कमेंट देख के। लखनऊ पैक्ट, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में साइन हुआ था। सेकंड क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया एक दूसरे को फॉलो करने के चक्कर में। अरे आप वीडियो मत देखिए यार, क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं वीडियो देखने का। बग स्निफर किसने डेवलप किया है, मैंने वीडियो में बताया था, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने बग स्निफर डेवलप किया है जो कि पुणे में स्थित है। लेकिन सभी ने इसका जवाब INSTC दिया है, सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, शिवम द्विवेदी ने इसका जवाब सही दिया है, लेकिन बाकी सब लोगों ने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो मुझे समझ में नहीं आता लोग क्या देखते हैं। और ये जो है आज का क्वेश्चन है, आई होप आप इनका जवाब देंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।